जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 केमिस्ट्री का क्लास 10th का। देखिए, क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा विस्तार में समझेंगे कि और क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। आइए तो मेरे साथ चलिए इस जर्नी पे करते हैं शुरुआत। आइए, पीछे तक हमारा पढ़ाई हो गया था। देखिए, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। कहाँ तक? देखिए, यहाँ तक बता दिए थे ना जी। पेन लेके यहाँ तक बता दिए थे कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, ग्रेफाइट अधातु होता है फिर भी चमकदार होता है, और ग्रेफाइट मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मतलब कि विद्युत का कुचालक होता है। और बताए थे हीरे का अपवर्तनांक बताए थे हम। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो हीरा, ये भी बताए थे। यहाँ तक हमारा क्लास हो चुका था। हम आज चलेंगे अपना अगला चैप्टर में, है ना। चैप्टर नहीं जी, अगला स्लाइड में चलेंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, मतलब कि कौन सा धातु है जो प्रबल है थोड़ा और कौन दुर्बल है, कौन कमजोर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। आइए पढ़ते हैं। देखेंगे कि लिथियम, पोटेशियम, ये जो हम लगाए हैं ना लाइन बाय लाइन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन 16 तक लेके प्लेटिनम तक, है ना जी। इसमें जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर कौन है? देखिए, सबसे ऊपर है लिथियम। कौन सा है? लिथियम। और सबसे नीचे कौन सा है सर? सबसे नीचे है प्लेटिनम। सबसे नीचे है प्लेटिनम। तो इनमें से सबसे ताकतवर रहेगा लिथियम। इस सबसे जल्दी अभिक्रिया करेगा। 16 में, इस 16 में सबसे जल्दी मतलब सबसे तुरंत अभिक्रिया कौन करेगा? तो लिथियम। और सबसे देरी से अभिक्रिया कौन करेगा? तो प्लेटिनम। ठीक है, ऐसे में फिर समझेंगे। हम लेंगे सोडियम और लेंगे आयरन। अब बताइए, इन दोनों में जल्दी अभिक्रिया कौन करेगा? बताइए, इन दोनों में जल्दी अभिक्रिया करेगा सोडियम, क्योंकि ये ऊपर है और ऊपर वाला है, इसीलिए यह ताकतवर है। इसको हम लगाए हैं ऐसे। आयरन थोड़ा कम ताकतवर है, कम अभिक्रिया करेगा, है ना जी। कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में कौन जल्दी अभिक्रिया करेगा? ये दोनों में करेगा कैल्शियम। मेरे कहने का मतलब यह है कि जोन सबसे ऊपर रहेगा, जोन पहले आएगा, वह जल्दी अभिक्रिया करेगा, है ना। अब जैसे देखिए, अगर हम कहीं मान लेंगे कि कैल्शियम आ रहा है, ठीक है ना। कैल्शियम, देखिए यहाँ लिखते हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हो गया ना। अगर इसके जगह पर हम कुछ और लगाना चाहते हैं, सोडियम लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? सोडियम, है ना। सोडियम होता है Na, सोडियम Na होता है, S नहीं होता है। देखिए, अगर चाहेगा, इस सोडियम चाहेगा तो कैल्शियम को हटा सकता है, लेकिन कैल्शियम सोडियम को नहीं हटा पाएगा। देखिए, ये जो कैल्शियम है वह सोडियम को नहीं हटा पाएगा। आइए, लाइन आ गया, है ना। करते हैं स्टार्ट अब आगे। देखिए, कहाँ बता रहे थे? हम बता रहे थे कि ऊपर वाला जो रहेगा, मतलब जो शुरू से आएगा नीचे तक, जैसे 1 में है तो ये ज़्यादा पावरफुल है, नीचे वाला कम पावरफुल है, तो जो कम पावरफुल है ना उसको हटा देगा। देखिए कैसे। अभी हम एक उदाहरण लिए सोडियम। कौन सी लिए? सोडियम 3 नंबर पर है और कैल्शियम 4 नंबर पर है। तो सोडियम है वो कैल्शियम को हटा सकता है, क्योंकि कैल्शियम कम पावरफुल है। जैसे मैं वो उदाहरण लेना चाहते हैं, यहाँ देखिए, ऑल क्लियर करके देखिए। यहाँ पर लेंगे Zn प्लस CuSO4, है ना। ये बना देगा, क्या बनाएगा? देखिए, Zn जिंक दिखता है जी इसमें कहीं आपको? देखिए, जिंक यहाँ 7 नंबर पर है, जिंक 7 नंबर पर है, याद रखिएगा। और Cu कॉपर, कहाँ है कॉपर? कॉपर देखिए यहाँ 12 नंबर पर है, कॉपर है ना 12 नंबर पर। तो अब बताइए हमको कि जिंक हटा देगा कॉपर को कि कॉपर हटाएगा जिंक को? बताइए अभिक्रिया करके। तो ये बनेगा, जिंक है जो हटाएगा कॉपर को, 7 नंबर पर है ना, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस
कौन बचा लास्ट में अपना Cu, कौन बचा जी, तो Cu बचा। देखिए ये 7 नंबर वाला था ना, ये 12 नंबर वाला को हटा दिया क्योंकि नीचे है और नीचे वाला के मार्क को भगा देता है ना, यही समझिएगा। अब चलिए, जितने ऊपर रहेगा उतने अधिक क्रियाशील रहेगा, ठीक है, इतना जान गए, 2 बात जान गए ना। चलिए क्लियर करके फिर से बताते हैं। यहाँ ऊपर वाला हमारा ज़्यादा पावरफुल रहेगा और नीचे वाला कम पावरफुल। जैसे ऊपर मान लीजिए कि कोई है हमारे, जैसे छत रहता है ना जी, तो मान लीजिए छत पर कोई रहता है, तो ऊपरे वाला है जो नीचे वाला के कचरा फेंक देगा घर में, ऐसे करके फेंक देगा ना छत से, लेकिन नीचे वाला कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो कैसे फेंकेगा कचरा, ऐसे उछाल के फेंकेगा तो फिर ओकरे ऊपर गिर जाएगा ना, वैसे ही भी है। अब देखिए एक वाव है, H है ना हाइड्रोजन से जो जितना नीचे है, हाइड्रोजन से जितना नीचे, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो सब है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये सब बता दें एग्जाम्पल, देखिए कॉपर मतलब तांबा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो नहीं, कैसे नहीं करता है कि हम देखें तांबा का जग देखे हैं ना जी, अगर अभिक्रिया करता तो उसमें कभी पानी पीते हम लोग, नहीं पीते। मरकरी भी नहीं करता अभिक्रिया जल के साथ। चांदी अभिक्रिया करता है, अगर चांदी अभिक्रिया करता जल के साथ तो सब लेडीज लोग पैर में पायल पहनती है और उसमें पानी लगता है तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब कि अभिक्रिया नहीं करता है पानी चांदी के साथ। सोना भी नहीं करता है, प्लेटिनम ये भी नहीं करता है, मतलब कि हाइड्रोजन के नीचे कोई भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना चैप्टर में। हाँ देखिए यहाँ बता दिए हैं कि H के नीचे कोई जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है, मतलब कि अधिक क्रियाशील होता है। ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है ना। जैसे 13 है जो 31 को नहीं हटा सकता है, ये 31 गलती से है, 16 तक बताए किए हैं, कैसे होगा जी। चलिए अब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कम सक्रिय है, कम, तो वहाँ देखिएगा ना तो टीन रहेगा, क्या रहेगा, टीन रहेगा नीचे में। हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा, टीना हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे आगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन है, एल्यूमिनियम, क्या कि ऊपर होगा। तो रुकिए 1 मिनट बताते हैं, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, इसको हम पहले देखिए सोना था नीचे है ना, सोना, तो सबसे कम सक्रिय। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम देखिए 6 पर है ना सबसे ज़्यादा सक्रिय। फिर ये बहुत बेकार है लगता है कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा सक्रिय है इन सब में। कॉपर, लेड और आयरन में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, तो एल्युमिनियम। आगे चलेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा तत्व जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब कि जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन के जितना भी नीचे रहेगा वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हमारा H के नीचे था, हाइड्रोजन के नीचे सोना था ना जी, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब चलेंगे हम लोग आगे, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप हो गया, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है हमारे परीक्षा में, है ना। अब देखेंगे कि तांबा का टैंक क्या है कि तांबा का टैंक बनाया जा सकता है लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों है बताइए, ऐसा क्यों है? ये बहुत एकदम सरल है, ये बहुत आसान है, बहुत एकदम बताएं। चलिए, जैसे तांबा रहता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा, लो कौन मर गया जी, तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो लोहा है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। हम बताए थे ना कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, और लोहा को अगर पानी के छोड़ दें, पानी के संपर्क में
तो उसमें जंग लग जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा लोहा में, है ना। जंग लग के लोहा खराब हो जाएगा और उसी का टैंक बनाने चलेंगे, वो तो टैंक को भी खराब कर देगा, है ना जी। इसीलिए हम लोग तांबा का टैंक बनाते हैं लेकिन लोहा का टैंक नहीं बनाते हैं, समझ गए। क्योंकि तांबा है जो, तांबा जल से अभिक्रिया कर लेता है लेकिन लोहा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब तांबा प्लस जल, ये तो उल्टी हो गया, तांबा प्लस जल नहीं होगा लेकिन लोहा प्लस जल हो जाता है। अभिक्रिया कर लेता है लोहा जल के साथ लेकिन तांबा अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए हम तांबा का टैंक बनाना पसंद करते हैं लेकिन लोहा का टैंक बनाना पसंद नहीं करते हैं। अब चलिए बढ़ेंगे आगे अपना सवाल में। अब हम कहते हैं, अच्छा देखिए अब गिनती का बारी आ गया। किस चीज़ का बारी आया जी, गिनती का, कि अगर 1 रहेगा केमिस्ट्री में तो क्या कहेंगे, 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 रहेगा तो क्या कहेंगे। ऐसे तो हम लोग गिनती जानते हैं 1 2 2.5 3 5 6 7 9 जानते हैं ना जी, लेकिन केमिस्ट्री का अलगे गिनती चलता है, केमिस्ट्री के अलगे दुनिया है ना। केमिस्ट्री में आ जाइए और पूरा दुनिया से अपन छुटकारा पा जाइए। केमिस्ट्री में आने के बाद पूरा कहूँ दुनिया के बात नहीं दिखेगा, ये अपने बात मनमौजी करता है। देखेंगे केमिस्ट्री में अगर 1 रहे तो उसको मोनो कहेंगे, 1 रहे तो मोनो कहेंगे। जैसे में कार्बन है ऑक्सीजन है ना जी, तो इसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 को क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। 1 मतलब मोनो केमिस्ट्री में, और 2 मतलब डाई, 2 मतलब डाई कहेंगे। 1 मिनट रुकिए, कलर लेते हैं थोड़ा हट के लेंगे, है ना, पीला पीला। डाई मतलब 2 होगा केमिस्ट्री में, हाँ डाई मतलब 2, और 1 मतलब मोनो, और डाई मतलब 2। मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2। बोलिएगा मन में पीछे पीछे आप भी। तो देखिए जैसे ही कार्बन है ऑक्सीजन है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन 2 गो है तो इसको पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि 2 गो ऑक्सीजन है ना जी। अब वैसे ही हम पढ़ेंगे 3 को ट्राई, 3 को ट्राई पढ़ेंगे। 1 को पढ़े मोनो, 2 को पढ़े डाई, 3 के पढ़े ट्राई। 3 मतलब ट्राई होता है। जैसे में देखिए यहाँ है सल्फर है ऑक्सीजन 3 गो है तो इसको क्या पढ़े, सल्फर और ट्राइऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन 3 गो, ठीक है। 1 के मोनो, 2 के डाई, 3 के ट्राई। अब 4 में आइए, 4 के पढ़ेंगे टेट्रा, 4 के टेट्रा, एक कहेंगे तेतरा। देखिए टी से तेतरा, ये तेतरा है, 4 है तेतरा। पहला है मोनो, दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई और 4 है तेतरा। आइए तेतरा, जैसे में यहाँ है सी है और Cl है और 4 है तो इसको क्या कहेंगे, देखिए कार्बन क्लोराइड, C4 कार्बन और Cl4 क्लोरीन होता है लेकिन क्लोरीन क्या गो है, 4 गो, तो इसको कहेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, माने कि 4 गो क्लोरीन है यहाँ पर, है ना जी। गिजबिज हो गया, मिटा लेते हैं अब, हाँ 4 गो हो गया। अभी तक बोलिएगा पीछे पीछे मन में। 1 को क्या पढ़े हम लोग, मोनो, 2 को क्या पढ़े, डाई, और 3 को क्या पढ़े, ट्राई, और 4 को क्या पढ़े, तेतरा। क्या पढ़े, तेतरा, लेकिन आप बोलिएगा टेट्रा, है ना। हाँ चलिए अब आएंगे 5 में। हम लोग 5 को क्या पढ़ेंगे भाई साहब, अरे बहुत कीड़ा आता है जी, रात के वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होता है। देखिए अभी वो कीड़ा इधर मर गया था, इतना बदबू दिया क्या कहें, लेकिन बता भी नहीं सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, माइक है, आवाज़ सुन सकते हैं आप लेकिन इधर सुगंध नहीं ले सकते हैं, इसीलिए नहीं बताएं। लेकिन क्या कहें, दिल के बाद जो वहाँ पर आ जाता है, इसको और इधर किया जाए। अब चलिए जैसे 5 आ गया, क्या आया 5 तक, 5 के कहेंगे पेंटा, 5 के क्या कहेंगे, पेंटा कहेंगे। देखिए इधर इसे पी है, माने कि फास्फोरस है और क्लोरीन है ना जी, क्लोरीन 5 गो है तो कहेंगे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस क्या, तो पेंटा क्लोराइड, ठीक है, एकदम डन है ना, डन वाला डन है। बढ़िया है। चलिए बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, तब तो मज़ा आएगा। कि अकेले पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है अकेले है, बोलिएगा नहीं तो कैसे सुनाई देगा। 1 मतलब मोनो, 2 मतलब, अरे लिखा जो भाई,
देखिए बैठ गया ना। हाँ, इसको क्या कहें? एक मतलब मोनो, दो मतलब डाई, तीन मतलब ट्राई, चार मतलब टेटरा जकरा कहेंगे तेतरा, और पांच मतलब पेंटा। ठीक है। और देखिए ये जो हेक्सा और हेप्टा है ना, इसको क्या कहेंगे? हमनी के यूजे नहीं है, हार्डली हमको 10वां में हम पढ़ रहे हैं ना, तब 5 तक आएगा। ठीक है। जैसे हम बता देते हैं, 6 के कहेंगे हेक्सा, 7 को कहेंगे हेप्टा। ठीक है। 8 के ऑक्टा कहेंगे, 9 को कहेंगे नोनेन, NONEN, 9 को नोनेन, और 10 के कहेंगे डेकेन, 10 के डेकेन कहेंगे। लेकिन देखिए ज़्यादा दिमाग खट्टा मत कीजिए, हमारा यूज है बस यहाँ तक। हमारा यूज कहाँ है? देखिए यहाँ तक है यूज, बस 5 तक, हार्डली एकदम 5 तक, 5 के आगे बिल्कुल नहीं। तो हम 5 तक याद करेंगे, हमारा काम चल जाएगा। और उधर हो ना, आता है। चलो एक बार फिर से, 1 को क्या कहेंगे? मोनो, 2 को क्या कहेंगे जी? तो डाई, और 3 को ट्राई, 4 को कहेंगे तेतरा, और 5 को क्या कहेंगे? पेंटा कहेंगे। आप याद रखिएगा, याद करने वाला चीज़ है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अब देखिए इधर भी कुछ है, ऐसे हॉल ऐसे रहता है ना, इसके अगर ऊपर लिखते हैं 2 तो इसको बोलते हैं हॉल स्क्वायर। लेकिन ये अगर नीचे रहेगा, जैसे में यहाँ है ना नीचे, तो इसको हॉल ट्वाइस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हॉल ट्वाइस कहेंगे। और वैसे ही जैसे यहाँ कैल्शियम है ना जी, तो वहाँ कैल्शियम है, यहाँ OH के नीचे है 2, है ना, तो इसको भी क्या कहेंगे? हॉल ट्वाइस। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मक्खी के कारण ढा रहा है और छिपकली आकर के भगा रहा है। लेकिन भाग कैसे सकता है था? गजब स्थिति है एक। लेकिन देखिए 2 को कहेंगे हम लोग हॉल ट्वाइस कहेंगे, है ना। और अगर नीचे 3 रहा तब ऐसे करके, और नीचे 3 रहेगा तो क्या कहेंगे? इसको हॉल थ्राइस कहेंगे। ठीक है। बस इतना ही जानिए। ऊपर नीचे रहेगा तो हॉल ट्वाइस, और 3 रहेगा नीचे तो हॉल थ्राइस। ठीक है। और 4 रहेगा तो 4, 5, और 5 रहेगा तो 5, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमको 3 मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे बढ़िए। आगे अब आगे हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चैप्टर में करते हैं हम लोग एंट्री, शुरुआत करते हैं अब चैप्टर का। तो चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसी चैप्टर को हम लोग समझने के लिए इतना सब्जी पूरी अभी तक बना रहे थे, है ना जी। तो आइए चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हमको आता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया। पहले चैप्टर का नाम जानेंगे तब न कुछ आगे उसके बारे में जानेंगे जी। रासायनिक अभिक्रिया जानिए और समीकरण जानिए, फिर आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ, है ना, जब कोई पदार्थ अकेले चाहे किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर दूसरे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिएगा, हैं? हाँ, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखिए जब कोई अकेले पदार्थ, मान लीजिए कि मेरा कोई पदार्थ अकेले है, ठीक है ना। मान लीजिए कि पानी है। क्या है ये? पानी। और ये चावल है। इसको हम एगो तसला में डाल दिए और क्या बोलते हैं, गैस पर रख दिए, तो ये बन रहा है, बन के हमारा क्या मिलेगा? भात मिलेगा ना। तो यही जो अभिक्रिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यही सब क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए जब कोई पदार्थ अकेले, कब? अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ या किसी और के साथ मिलकर, है ना, अकेले चाहे किसी और के साथ मिलकर दूसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए नया पदार्थ का निर्माण करेगा और अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ
यहाँ है H2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यह मिला ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, है ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो यह निर्माण किया H2O का, मतलब कि जल का निर्माण किया, है ना जी। और इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यह रसायन में काम हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो दो के उदाहरण हो गया। अब एक टूटे वाला बता देते हैं। अकेले लिए थे ना यहाँ, तो यह अकेले। यहाँ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, नाम हम करवाएंगे आगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब ये टूटेगा तो इसमें से देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन एगो अलग हो गया और एगो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, है ना जी। यहाँ कैल्शियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। हुआ ना टूट के। किस में से टूटा था? कैल्शियम कार्बोनेट में से। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए एगो यहाँ हम लगाए हैं, गिफ्ट लगाए हैं। देखिएगा जैसे में यहाँ वो हम चित्र लगाए हैं, चलचित्र। यह चित्र है जो चल भी रहा है। इसमें देखिए, रुकेगा ये जी? नहीं रुकेगा। इसमें देखिए ये जो आदमी है वो दो केमिकल लिया, ठीक है। और इस जो जार है इसमें भी एक केमिकल पहले से था ना। तो यह दोनों केमिकल मिलके और एगो नया पदार्थ का निर्माण करेगा। देखिए किया, ये पता नहीं क्या लिया था हाथ में और ऐसे करके डाला जार में, तो देखिए क्या नया चीज़ बना। तो यही रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है ना जी। और देखिए कितना खुश हो गया ये करके कि हाँ हम कर दिए। ये सब तो बर्बाद कर दिया, कुछ किया सब बर्बाद कर दिया। हाथ में दो केमिकल रखे हुआ था और एक इसमें भी डाले हुआ था केमिकल, और डाला तो देखिए क्या क्या निकला, इसमें से झाग निकला, है ना। तो यही सब हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो पदार्थ मिलके और तीसरा नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलेंगे हम आगे इसमें। अब हमारे पास आता है अभिकारक और प्रतिफल। ये बहुत आसान है, अभिकारक और प्रतिफल देखेंगे। जैसे में अभी एक हम उदाहरण लिए थे ना जी। उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण लिए थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और ये मिल के क्या बनाया था? ये मिल के बनाया था जल, ठीक है ना। तब कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब कि जौन जौन चीज़ को मिलकर रासायनिक का अभिक्रिया होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है और एक रिमोट है, ये मेरा अलग पदार्थ है और ये भी अलग पदार्थ है। जब ये दोनों अभिक्रिया नहीं किया है, करने वाला है अभिक्रिया, तो ये दोनों क्या है? ये हो गया हमारा अभिकारक। क्या है? अभिकारक। क्या है? यही नहीं करेगा अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया कर लेगा, माने कि ये सट गया, अभिक्रिया कर लिया, तो ये बना प्रतिफल। जिसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा कहलाएगा अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया करने वाला है यही दोनों ने अभिक्रिया करके जल बनाएगा। और जो अभिक्रिया कर चुका है, मतलब कि जल बना दिया, तो यह बन गया हमारा प्रतिफल। यही हमको क्या मिला? उत्पाद मिला। जिसे में एक बार यहाँ समझना पीछे। जब यह आदमी, देखिएगा इधर मिटाते हैं थोड़ा। जब यह आदमी हाथ में कुछ लिए हुए था, ये क्या होता है? नहीं सही है ना। अब कहाँ? पीछे। बस हो गया। देखिए जब ये आदमी हाथ में कुछ लिए हुए था, तो जो हाथ में लिए हुए था ना, ये अभिकारक है। क्या है? देखिए हाथ में जो कुछ लिए रहेगा यहाँ, तो ये अभिकारक है और ये भी अभिकारक है। और जब मिल के ये सब झाग बना ना, तो ये प्रतिफल बना। क्या बना? प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बन जाता है और बन के हमको मिलता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जिसे को हम उदाहरण लिए थे, पानी और चावल, और मिल के क्या बना था?
था, भात बना था ना, तो पानी और चावल क्या है, अभिकारक, और जब भात मिला वो प्रतिफल मिला। ठीक है, अब चलेंगे इसमें आगे। देखिए इसका परिभाषा भी क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। एकदम सिंपल है ना जी। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे पास देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जान लिए, अब समीकरण के तरफ चलेंगे। ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण होता है दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। देखिए समीकरण होता है रासायनिक दो प्रकार के, एक होता है संतुलित समीकरण। कैसा होता है, संतुलित समीकरण। और एक और होता है असंतुलित समीकरण। कैसा होता है जी, तो असंतुलित समीकरण। संतुलित मतलब बराबर, बैलेंस, और असंतुलित मतलब बराबर नहीं है, अनबैलेंस है, अनबैलेंस होकर गाड़ी गिरा देगा, है ना। एक संतुलित है और दूसरा असंतुलित है। देखिए संतुलित किसको कहेंगे जो बताते हैं। हो गया, अब उगेगा इस पर। हाँ, जैसे मैं अभी हमको सबसे फेमस उदाहरण लिए थे ना, H2 + O2 बना क्या जी, तो H2O बना ना। तो ये हमारा संतुलित है कि असंतुलित, देखिए कैसे चेक करेंगे। इधर हाइड्रोजन का संख्या क्या गो है, 2 हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। और उस तरफ देखिए, इस तीर के उस तरफ देखिए, है ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी 2 गो है, तो हाइड्रोजन हमारा बराबर है, मतलब संतुलित है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ, ऑक्सीजन इस तरफ तो 2 है, लेकिन उस तरफ देखेंगे बराबर के, तो इधर तो एक ही गो है ना, एक गो। तो ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, देखिए संतुलित करने के लिए हम एगो डेडिकेटेड वीडियो बना दिए हैं अलग से, मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो इधर करेंगे 2 से गुना, तो ऑक्सीजन हो जाएगा बराबर, 2 1 कम 2 बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर देंगे 2 से गुना, तो हाइड्रोजन भी हो गया 4 और इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ भी गुना करके 2, ये हमारा हो गया बैलेंस। ये समीकरण संतुलित हो गया। क्या बोलते हैं, समीकरण असंतुलित से लेके संतुलित करने के लिए हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बता दीजिए कि कितना देरी हुआ, अभी 6 मिनट, ओनली 6 मिनट। चलिए छोड़िए। तो